मैंने लिखा यहां पे दिस इज PHP फाइल, सेव करें। अब यहां जाके कंट्रोल R करें, देखो आपको फाइल मिल गई। यहां पे चलाना कैसे है, लोकल होस्ट लिखने, अपने फोल्डर का नाम लिखना है, आपको ऑटोमेटिक डायरेक्टरी मिल जाएगी। आगे नहीं भी मिलती है, वो फिर क्या रीजन होता है आगे बताऊंगा। जैसे आप first.php पे क्लिक करेंगे, दिस इज PHP फाइल, बट ये जो कोड है आपका वो PHP का नहीं है ये तो अभी HTML लिखा है आपने। अब PHP का कोड कैसे लिखेंगे, PHP का सिंटेक्स आना चाहिए। जैसे आपको अगर जावास्क्रिप्ट लिखनी है, यू विल राइट स्क्रिप्ट। अगर आपको जो है CSS लिखनी है, आप क्या करते हैं, उसका एनवायरनमेंट बनाते हैं, आप लिखेंगे यहां पे स्टाइल, ये तो करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे ना। अच्छा, इसके अंदर आप कैसे लिखेंगे, लाइक दिस डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूजिंग JS। आपने कहा मैं JS को यूज कर रहा हूं, तो आप देखेंगे दोनों चीज प्रिंट हो जाएंगी। बट PHP का क्या, अच्छा जावास्क्रिप्ट का भी एक रूल है कि भाई आप उसको बॉडी के यहां पे लिखें, हेड के अंदर लिखें और आउट ऑफ HTML लिखें, समथिंग कुछ आप रूल कह सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। बट PHP को आप कहीं भी लिख सकते हैं, PHP को आप कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहां पे लिखना चाहता हूं बॉडी के बाद, अब सबसे पहले मुझे ऐसे ही PHP का कुछ ना कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, PHP का कुछ ना कुछ मुझे एंड करना पड़ेगा, क्लोजिंग सिंटेक्स आपका होगा, उसके अंदर मुझे PHP का कोड लिखना पड़ेगा। इमेजिन करिए जब PHP की लैंग्वेज बनाई गई होगी, उसमें भी वही स्टैंडर्ड सोचा गया होगा जो और लैंग्वेज में है। तो आप यहां आएंगे, आपको सर वो क्या चीज है, एंगल ब्रैकेट, एंगल ब्रैकेट है, क्वेश्चन मार्क PHP चिपका के लिखना है, नीचे आना है क्वेश्चन मार्क एंगल ब्रैकेट, ये PHP का सिंटेक्स है। अब आप कहोगे सर ये क्या कर रहा है, ये PHP को स्टार्ट कर रहा है, PHP का स्टार्टिंग सिंटेक्स है, ये PHP का क्लोजिंग सिंटेक्स है, याद करना पड़ेगा। तो सर बाहर वैसे फोल्डर बना के भी तो कर सकते हैं ना, बाहर फोल्डर मतलब जैसे CSS का वो एक्सटर्नल, वो अभी आएगा, वो भी सेम चीज है, ये भी अभी वो भी आएगी। अब जैसे यहां पर आप कुछ रन करना चाहते हैं, इधर पे कुछ लिखना चाहते हैं, तो तुम लोगों ने क्या कर लिया, बैक फ्रंट एंड कर लिया फिर, है ना। पेंट पे चलते हैं जरा। तो क्या कहा था मैंने आपको, जो वेबसाइट है ये भावना को दिख रहा, दो भागों से मिलके बनी रहती है ना। एक हो गया अपना फ्रंट एंड, दूसरा क्या हो गया, वैसे तो तीन को हो तो बैक एंड, और एक और होता है अपना डेटाबेस। तो तीन चीजें होती हैं किसी भी वेबसाइट में, आप दुनिया की कोई भी वेबसाइट उठा लो, उसमें तीन चीजें जरूर होंगी, चाहे वो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, या आपका जोमेटो है। तो एक तो वो है जो हम चला रहे हैं सामने से ना, उसे हम लोग क्या कर देते हैं, फ्रंट एंड, जो हम चला रहे हैं जिस पेज को। अब उसको बनाने के लिए नॉर्मली HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये यूज होता है। बस जितनी भी वेबसाइट है मात्र इन तीन चीजों से बनती है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से। अगर आपको उसमें प्रोग्रामिंग करनी है तो जावास्क्रिप्ट, डिजाइनिंग करनी है तो CSS, स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो HTML, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। जो हम और बूटस्ट्रैप, टेलविंड वगैरह वगैरह यूज करते हैं, वो भाई इस पे हमारा जो समय लग रहा होता है उसको रिड्यूस करने के लिए करते हैं। तो वो अगर आप नहीं भी यूज करते तो मात्र इससे भी आप बना सकते हैं। बस वही है कि आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा, है ना। जो भी क्वेरी है पूछते रहना। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो आपने यहाँ पे फॉर्म बनाया, ठीक है, मतलब आप यूजर से डेटा ले रहे हैं ना, यूजर से कह रहे हैं कि भाई यूजर हम आपको जो है ना ये प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो वो ऐड कार्ट करेगा। तुमने कहा भाई इसकी क्वांटिटी बढ़ाओ, तो मतलब आप एक प्रकार से जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी वहां पर थोड़ा कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने पेज को रिफ्रेश किया, अब वो जानकारी फिर दोबारा तो वहां है ही नहीं, उसको फिर से वो सारा चीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब यहां पे जो डेटा प्रोसेस हो रहा है वो एक प्रकार से, वैसे तो आज के डेट में जैसे लोकल स्टोरेज है, कुकीज हैं, सेशन है, इनका भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये भी फिर बड़े तौर पे नहीं यूज होते। इनकी भी क्या है, साइज है कि भाई 10-12 MB इतने तक स्टोर करते हैं। जब आपके पास हजारों में डेटा होगा, जैसे वीडियो है, अब वो तो 1 GB की होती, 2 GB की होती है, यूट्यूब जिसको आपको वीडियो दिखा रहे हैं ना, अब वो यहां पे कैसे स्टोर होंगे, तो संभव ही नहीं है। तो अब हमने यहां पे जो डेटा क्या करा, गेट किया, चाहे वो फॉर्म के थ्रू गेट करो या किसी के भी थ्रू, जो ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपको पहुंचाना होता है इधर, एक्चुअली पहुंचाना होता है इधर, यहां आपको सेव करना होता है इधर। फ्रंट एंड से आपको लेके जाना पड़ता है इसको डेटाबेस में, यहां डेटाबेस में आपको रखना है। अब आज की डेट में डेटाबेस में डेटा रखने के लिए अलग अलग सिस्टम है हमारे पास। जैसे क्या है, SQL बेस्ड है और दूसरा नो SQL बेस्ड है। मतलब जहां पर आप क्वेरी लिखेंगे, यहां के डेटा को यहां पहुंचाने के लिए या यहां से इधर लाने के लिए आपको क्वेरी लिखनी पड़ेगी, कमांड लिखनी पड़ेगी।
तो उनको क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं, क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल लैंग्वेज भी उनको कहते हैं। अब वो बहुत सारी आई, वो चाहे एक्सेस आई, एसक्यूएल सर्वर आपकी आई, ओरेकल आई, और ऐसी ही हमारे पास माइस्क्यूएल है। तो हर एक टेक्नोलॉजी जैसे ओरेकल जावा के साथ बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बट माइस्क्यूएल एक ऐसा आपके सामने डेटाबेस कह सकते हो या आरडीबीएमएस उभर के आया जो मोस्ट पॉपुलर बना। आज चाहे फ्लिपकार्ट है, फेसबुक है, या बहुत सारी कंपनियां एक लेवल तक माइस्क्यूएल भी यूज करती हैं। होने को इसी के साथ में एक और पॉपुलर है पोस्टग्रेसक्यूएल। तो ये हमारा हो गया एसक्यूएल भी। ये सारी की सारी एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस या आरडीबीएमएस है, एक सिस्टम ही कह सकते हैं, जहां पे डेटा रखने के लिए, वहां से डेटा लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको क्वेरी लिखनी पड़ती है। दूसरी होती है आज के डेट में नो एसक्यूएल बेस्ड भी होती है, मतलब क्वेरी नहीं लिखनी पड़ती, खाली आपको जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, जेसन के फॉर्मेट में डेटा मिलेगा। आप उसी को क्या कर सकते हैं, यहां पे सेव भी कर सकते हैं, और यहां से उसी फॉर्मेट में आप निकाल भी सकते हैं। थोड़ा पॉपुलर हो रहा है ज्यादा, क्योंकि आपको डेटाबेस में से डेटा गेट करके एट द एंड जेसन में या जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। तो अगर हमें डायरेक्ट वही मिल जाए तो हमारा कहीं ना कहीं वो फॉर्मेट, वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना डेटा की, वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, है ना, ऐसा आपका। तो ये सारी चीजें अब मुझे पहुंचाना है इसको यहां से यहां, अब डायरेक्ट नहीं जा सकता ये। आपको ये डेटा, जो आपका डेटा यहां पे कैलकुलेट हो रहा है ना, उसको यहां पहुंचाने के लिए पहले प्रोसेस करना पड़ता है। अब वो प्रोसेस कैसे करोगे, वो प्रोसेस करने के लिए आपको चाहिए बैकएंड लैंग्वेज चाहिए, बैकएंड लैंग्वेज, बैकएंड लैंग्वेज। अब ये कोई भी हो सकती है। अब जैसे नॉर्मली आप जैसे भी आप पढ़ेंगे इसमें पीएचपी, तो वो पीएचपी हो सकती है, वो जावा हो सकती है, वो डॉटनेट हो सकती है, वो पाइथन हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज। मतलब इनमें से अगर आपको कोई भी आता है, आप यहां से डेटा लेके उसको प्रोसेस करके यहां रख सकते हो। इन सारी लैंग्वेजेस से ढेर सारी है। अब आपको कि इतनी सारी की लैंग्वेज बनाई गई। सबसे बड़ी बात तो हर एक की अपनी अलग कंपनी है, सबका अपना अलग ब्रांड है, ठीक है। तो सबको अपना अपना एक लेवल दिखाना है, अपना एक स्तर दिखाना है। ये उस तरह से ये जैसे मार्केट में सैमसंग का मोबाइल फोन है, तो आपको कि जब सैमसंग का ऑलरेडी है, नोकिया का ऑलरेडी है, तो वीवो क्यों लाया भाई? वीवो वालों को अपना प्रॉफिट देखना है, एमआई वालों को अपना प्रॉफिट देखना है। वैसे इनमें भी है, सारी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, है ना। तो सबने अपने यूज के हिसाब से वो बनाई। जैसे आज के डेट में क्या है, आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीखते हैं, तो फेसबुक मोस्टली यूज कर रहा है रिएक्ट नेटिव को या रिएक्ट की चीजों को, वहीं पे गूगल यूज कर रहा है एंगुलर जैसी चीजों को। तो मतलब क्या है, उन्होंने या तो एक कह सकते हैं अपना स्टैंडर्ड सेट किया, या दूसरे के में कमी निकाली, और उन्होंने कहा हम अपना सिंटेक्स लिखेंगे। क्योंकि जब आप अपने सिंटेक्स से कोड करोगे, आप ज्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हो। अगर आप दूसरे के कोड को देख के लिखोगे तो क्या होगा, पहले तो उसको समझना पड़ेगा, हो सकता है उसके लिमिटेशंस हो और वो आपके प्रोडक्ट के हिसाब से ना बने। तो आपने एक ऐसी लैंग्वेज बना दी जिसमें आपने अपनी जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर लिया। बगैर लास्ट में आपने दुनिया को दे दिया, भाई लो इसको यूज करो, आप हमारे कस्टमर बन जाओ, आप हमारे कंज्यूमर बन जाओ, आप हमारे लिए ऐप बनाओ, आप हमारे लिए क्या बनाओ, एक कम्युनिटी बनाओ जिसमें दूसरे लोगों को भी बेनिफिट हो। तो ऐसे ये लैंग्वेज बन गई आपकी। अब आपने जैसे ये सीखा, भाई हमें डेटा क्रिएट करना, डिजाइन करना, उसको मैनिपुलेट करना आ गया। अब वो डेटा यहां कैसे सेव करें, तो हमें क्या करना है, आप देखिए यहां पे दो चीजें सीखनी है। पहली चीज हमें सीखनी है यहां पे, पहले तो थोड़ा डेटा प्रोसेस करना हम लोग सीख लेंगे यहां पे, तो वो सीखेंगे इधर पीएचपी के द्वारा, क्योंकि आपके उसमें पीएचपी है, और दूसरा माइस्क्यूएल है। और सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए अगर आपको पीएचपी आती है तो जो फ्लो ऑफ कोड होगा ना, जैसे आज के डेट में आपने गौर किया होगा, लोग घरों में ना प्लास्टिक के पाइप लगा रहे हैं, घरों में प्लास्टिक के पाइप लगा रहे हैं। अब रीजन वो सस्ता हो सकता है, लोहे से, लोहे के पाइप भी तो होते थे, बट आज घरों में अगर आप देखोगे क्या है, प्लास्टिक के पाइप आपके हैं। अब आप लोहे की जगह अगर प्लास्टिक के पाइप बिछाएंगे तो क्या जो फ्लो ऑफ वाटर होगा या जो स्ट्रक्चर ऑफ लाइन होगा वो अलग होगा क्या? नहीं होगा। जहां पे बेंड लोहे के में आएगा, प्लास्टिक के में भी आएगा, बस फर्क क्या है, प्लास्टिक का हो गया। वैसे यहां पे और लैंग्वेजेस का भी होता है। अगर आपको एक लैंग्वेज का फ्लो समझ में आता है या आप काम कर पाते हैं, तो उसका मतलब आप और लैंग्वेज में भी काम कर सकते हैं। थोड़े बहुत सिंटेक्स अलग होंगे, लिखने का तरीका अलग होगा, वो तो सभी जगह होता है, बट जो फ्लो ऑफ प्रोग्राम होगा, काम करने का तरीका, वो हमेशा सेम रहेगा। तो आपने एक चीज सीखी, आप और में भी कमांड बड़े इजीली बना लेंगे। लेकिन अगर एक लैंग्वेज को आप लॉजिकली सीख रहे हैं, तो अब इसका डेटा सेव करने के लिए आपको क्या चाहिए, माई एसक्यूएल आरडीबीएमएस चाहिए। मतलब ये जो डेटा प्रोसेस करेगा वो स्टोर इसमें होगा, माइस्क्यूएल में, वो स्टोर होगा ओरेकल में, वो स्टोर होगा एसक्यूएल सर्वर में, और वो स्टोर होगा एक्सेस में। तो अगर आपको एक और स्टोर करना आता है, तो एक और डेटाबेस कैसे बनता है,
उसी तरह से दूसरे में बनेगा। इसमें टेबल कैसे बनती है, उसी तरह से दूसरे में बनेगी। ये सिर्फ मोबाइल की तरह हो गया भाई। एक से आप फोन कैसे मिलाते हो, तो अगर आपको सैमसंग के मोबाइल से फोन मिलाना आता है, तो अगर आपको वीवो पकड़ा दिया जाए तो उसका भी तो स्ट्रक्चर सेम ही है। हो सकता है कि वो बटन इधर उधर हो जाए। जैसे एटीएम में आप जाते हो ना, एटीएम में क्या कभी कभी पिन नंबर कोई पहले पूछता है, कोई बाद में पूछता है, लेकिन पिन नंबर तो जरूर पूछता है, स्ट्रक्चर तो है ही, और पैसे जरूर निकालता है कि नहीं है। तो वही चीज यहां पे भी लागू होती है। तो अब हमें यहां पर क्या चाहिए, बैकएंड लैंग्वेज चाहिए। अच्छा, बैकएंड लैंग्वेज का मतलब क्या है, ये तो आपका कहलाता है लोकल सिस्टम या क्लाइंट आप कह सकते हैं। ये फ्रंट एंड को हम हमेशा क्लाइंट कहते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, सर्वर। तो अब हमें सर्वर चाहिए। क्लाइंट तो हमारे पास ब्राउजर है, तो जिस किसी के मोबाइल में या लैपटॉप में या सिस्टम में ब्राउजर इंस्टॉल है और अगर वो किसी भी वेबसाइट को उससे एक्सेस कर रहा है, तो वो क्लाइंट कंप्यूटर कहलाएगा, बिकॉज वो सोर्स से डेटा ले रहा है। लेकिन जो डेटा देगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सर्वर कहेंगे। समझ रहे? अब हमारे पास सर्वर कहां से आएगा, तो अब आपको चलना है इधर ब्राउजर में। तो यहां पर आपको आना है जैम्प सर्वर पे, या जैम्प भी आप लिख सकते हैं, नॉर्मली सर्च करना है। तो यह हमारे पास है, यहां पे यह आना है आपको apache-friends.org पे। यहां से आपको PHP का सर्वर लेना है। जिस लैंग्वेज को आप सीख रहे हैं ना, उसका सर्वर लेंगे आप। जावा होगा तो जावा का अलग होगा, .NET का अलग हो सकता है, पाइथन का अलग हो सकता है। तो अब यहां पे हमारे पास ये है। तो जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा, देखते हैं अंदर और क्या क्या चीजें हैं। तो ये आपको इस तरह से वर्जन दे रहा है, देखिए, जैम्प फॉर विंडोज, जैम्प फॉर लिनक्स एंड जैम्प फॉर OS X एंड सो ऑन। तो हमारे पास अगर विंडो चला रहे हम लोग, तो ये कह रहा है भाई आपको PHP का कौन सा वर्जन चलाना है, 8.0, 8.1, 8.2। तो ये लेटेस्ट आपका है। तो यहां से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, अगर 64 बिट का आपका है, जो कि 150 MB साइज का आपको दिखा रहा है। तो ये आपके पास सर्वर डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही इस पर क्लिक करके आपका डाउनलोड हो गया, आपने इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि मैंने तो अपने सिस्टम में कर रखा है, तो आपको करना है यहां पे। तो ये इंस्टॉल हो गया। अच्छा, इंस्टॉल कहां पे होता है बाय डिफॉल्ट, ये जहां पे बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो रहा होता है ना, जैसे कि सी ड्राइव में, आपको वहीं होने देना चाहिए। और भी कर सकते हैं, बट मोस्टली केसेस में आप सी में रखिए। अब आपको ये कहां मिलेगा, आप यहां जाइए अपने एक्सप्लोरर पे, इधर चलिए आप सी पे, इधर चलिए आप देखिए यहां पर आपको फोल्डर मिलेगा वाला। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, देखो यहां कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगा। जो भी exe फाइल तुम्हारे सामने आएगी उसको रन करा देना, नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना, इसमें कुछ आपको चेक नहीं करना है, पूरा आपका इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, मैं कह रहा हूं इंस्टॉल होकर आपका सी ड्राइव में चले जाएगा। सी ड्राइव में आपको ऐसे फोल्डर मिलेगा जैम्प करके, ये आपका सर्वर है। इसके अंदर आप डबल क्लिक करेंगे ऐसे, तो आपको इतनी सारी फाइलें मिलेंगी, आपको कोई भी डिलीट नहीं करनी है, जो इसके सिस्टम को रन कर रही है। तो ये सारी फाइलें इसके सिस्टम को रन करिए, हमें कुछ नहीं छेड़ना है। अब आपको आना है इसमें htdocs में, आपको अपनी फाइलें, अपना प्रोजेक्ट कहां रखना है, htdocs में रखना है। तो यहां पे क्लिक करें, यहां आपको रखना है ऐसे, मतलब आपका जो फोल्डर और फाइल बनेगा वो htdocs के अंदर यहां रख के बनेगा। तो ऐसे रखना है, आप हो जाएगा क्लियर। जैम्प को डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद आपको सी ड्राइव में जैम्प दिख रहा होगा, उस जैम्प पे आपने डबल क्लिक करना है, तो ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। उसके अंदर आपको htdocs मिलेगा, उस पर डबल क्लिक करना तो ऐसा आएगा। तो ये वो प्लेस है जहां पर आपको अपनी फाइलें, अपने फोल्डर, अपने प्रोजेक्ट बनाने हैं। ठीक है, ये करना है। अब ये करने के बाद जब भी आप प्रोजेक्ट को रन कराएंगे या अपनी फाइल को रन कराएंगे, आपको सबसे पहले ये जैम्प है, ये सर्वर स्टार्ट करना है। इस कंप्यूटर को आपने स्टार्ट करना है। कैसे, यहां जाएंगे आप और लिखेंगे यहां पे जैम्प। जैसे आपने जैम्प लिखा तो ये लिखा जाएगा जैम्प कंट्रोल पैनल। अच्छा, कभी कभी किसी के सर्च करने में नहीं आता, तब वो क्या करें, तब वो यहीं पे आए, सी ड्राइव में आए और जैम्प में आए, और यहां अगर आप देखेंगे ना, लास्ट में आपको दिख रहा होगा जैम्प कंट्रोल। अच्छा, अगर आपको यहां सर्च करने से मिल जाए तो ठीक ही है, मोस्टली मिलेगा ही, नहीं मिला तो आपको यहां आना है, इस पर डबल क्लिक करना है। जैसा भी क्लिक करेंगे आपके सामने फिर एक स्क्रीन आएगी, ये इस तरह से आएगी। अब इसमें दो चीजें हैं आपको जो ध्यान देनी है। अगर आपको MySQL ऑन करना है, MySQL वाला RDBMS, वैसे लोग एक अलग से जो है MySQL का भी इंस्टॉलर यूज करते हैं, उससे बेटर ये है। तो आप ये MySQL को यूज करते हैं तो यहां पे स्टार्ट करेंगे, मतलब आपको यूज करने से पहले इसको स्टार्ट करना है। अगर आप स्टार्ट नहीं करेंगे आपका RDBMS चलेगा नहीं। दूसरा क्या है, अपाची। तो अपाची वो एक इंजन है जो PHP का एनवायरमेंट क्रिएट करता है। अगर PHP का एनवायरमेंट क्रिएट नहीं होगा,
सर्वर क्रिएट नहीं होगा तो आपका पीएचपी का कोड रन ही नहीं होगा। तो आपको ये अपाची ऑन करना है। तो अपाची क्या है? पीएचपी को रन करता है। माइस्क्यूएल क्या है? माइस्क्यूएल को रन करता है आपका। तो अभी हम माइस्क्यूएल के साथ नहीं काम कर रहे हैं, ओनली अपाची के साथ काम कर रहे हैं। तो मैंने इसको स्टार्ट कर देना है। जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया, यहां पे ऐसे येलो आपको दिखाई देगा, ये थोड़ा ग्रीन होना चाहिए, इसका मतलब ये तब चल रहा है। कभी कभी ऐसा होगा कि ऑटोमेटिक क्रैश हो जाएगा, तो उसको प्रॉपरली आप क्या करें, जब भी आप बंद करते हैं स्टॉप करके बंद किया करें। अगर ये कभी क्रैश हो रहा है तो क्या होगा, जब आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे ये थोड़ी देर के तो स्टॉप दिखाएगा, फिर से स्टार्ट में आ जाएगा और यहां पे से ग्रीन नहीं आएगा। तो ये आपको मेक श्योर करना है। पहली चीज, इंस्टॉल डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद आपको पीएचपी चलाने के लिए स्टार्ट करना है। इमेजिन करिए मैं स्टार्ट नहीं करता, बंद कर देता हूं और इसको मिनिमाइज कर देता हूं और यहां पे मैं सबलाइम को ओपन करता हूं। देखो जहां भी आपको कोड करना है, ठीक है, तो कोई भी आप अपना कोड एडिटर ओपन करें, वीएस कोड भी चला सकते हैं, ये हमारे पास है। अब मुझे करना क्या है, देखिए कोड चलाना है पीएचपी का। अब मैंने क्या बोला, पीएचपी का कोड मैं कहां रख सकता हूं, htdocs में। htdocs कहां है, जैम के अंदर। जैम का है सी के अंदर। तो आप सबसे पहले वहां एक फोल्डर बनाइए, जो बेस्ट तरीका है। फाइल भी बना सकते हैं। तो यहां चलता हूं मैं, फाइल में चलूंगा, ओपन फोल्डर में। उसके बाद मैं जाऊंगा जैम्प में, जैम्प में जाऊंगा htdocs में। यहां पे ऑलरेडी किसी के फोल्डर बने हुए हैं, हम अपना फोल्डर बनाएंगे यहां न्यू फोल्डर पे क्लिक करके, क्योंकि हम पीएचपी लर्न कर रहे हैं तो हम पीएचपी लिख देंगे या कोई भी अपना नाम लिख सकते हैं। ये मैंने फोल्डर क्रिएट कर दिया है। तो नाउ फोल्डर इज क्रिएटेड, ये रेडी है। अब मुझे इसको चलाना है, इसको मैं रन कैसे कराऊं, तो उसके लिए आपको करना है क्या है, ब्राउजर पे आना है। और मैंने पहले बोला कि चलाने से पहले आपका ऑन होना चाहिए, मैंने स्टार्ट नहीं कर रखा है अभी, तो एरर आनी चाहिए। तो मैं इधर चलता हूं और यहां लिखूंगा लोकल होस्ट, ये सर्वर का नाम है लोकल होस्ट। तो जैसे आप यहां पे एंटर करेंगे तो आपका एक वेलकम स्क्रीन आ जानी चाहिए। तो अगर ऐसा लिखा आ रहा है दिस साइट कांट बी रीच, कभी कभी देखना इंटरनेट अगर ना चल रहा हो या सर्वर किसी का फेल हो जाए, इंटरनेट फिर भी चल रहा है, तो ऐसी मैसेज आता है। तो इट इज सेम लाइक अ ओरिजिनल सर्वर। और जब आपको अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन करना होता है, आपको हैरानी होगी, यही सर्वर खरीदना है आपको, इसी के चार्जेस हैं, इसी को होस्टिंग कह देते हैं। होस्टिंग मतलब ये जो आप अपना कोड अभी जैम्प htdocs के अंदर सी में रख रहे हो, वो आप किसी के सर्वर में रखोगे ऑनलाइन, तो आपने ये स्पेस खरीदना पड़ता है। अब इमेजिन करिए जब आप अपने कोड को यहां सी में रखोगे, सी क्या है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का एक साइज होता है, तो आपको अपना कोड रखने के लिए मेमोरी का कोई ना कोई साइज चाहिए, 200 MB 400 MB। अच्छा, उस 200-400 MB की ना कॉस्ट है, उस 200-400 MB की कॉस्ट है। वो कैसे होती है, चलिए थोड़ा उसको भी हम दिखा देते हैं आपको। तो यहां पे लिखेंगे आप globehost.com, यहां चलेंगे, ऐसे ढेर सारे, GoDaddy है, होस्टिंगर है, लॉट्स ऑफ। तो आपको सबसे पहले, जैसे अभी देखो हम यहां पे लोकल होस्ट नहीं लिख रहे क्योंकि वो तो सभी के लोकल सिस्टम का नाम होता है। इसने क्या करा यार, मैं एक कोड लिख रहा हूं, जैसे कि कोड है, इसको कुछ मैं यूनिक नाम देना चाहता हूं, तो उसने ये नाम ढूंढा अपने मन में या बनाया globehost.com। वो डोमेन में जाके यहां पे इस नाम को रजिस्टर्ड करता है, रजिस्टर ए न्यू डोमेन। किसको, इस नाम को। आप और क्या कोई भी नाम बना सकते हैं, यस, आप गांव गधेरे कोई भी नाम रख सकते हो, बस वो ऐसा नाम होना चाहिए जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड ना हो। तो जैसा आप यहां पे क्लिक करते हैं रजिस्टर ए न्यू डोमेन पे, यहां पर आपके सामने आता है भाई कौन सा नाम आप यहां रखना चाहते हैं। तो मान लो मैंने यहां पर रख दिया एनटीडी अल्मोड़ा, मैं ये नाम रखना चाहता हूं, मैं इस नाम की वेबसाइट बनाना चाहता हूं। तो मैंने यहां सर्च पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने सर्च पे क्लिक किया, ये मुझे ये बताएगा कि एनटीडी अल्मोड़ा कौन कौन से एक्सटेंशन में अवेलेबल है जिसको तुम खरीद सकते हो। तो ये बोल रहा है कि ntdalmora.com अवेलेबल है, ntdalmora.in भी है, और कितने प्राइस में मिलेगा ये आपको बता रहा है। अच्छा, ये नाम का प्राइस है, नेम का प्राइस है। ये जो आप नेम खरीदेंगे उसका 1 ईयर का प्राइस 888 है .com पे, .in पे 500 का, लिंक पे 250 का, XYZ पे 219 का, ORG पे। अब ये आपको सर ये किसी बड़ा छोटा क्यों है, जैसे कास्टियन है, ब्राह्मण वाले अपने आप को उच्च उसका मानेंगे, फिर दूसरे आएंगे, फिर दूसरे आएंगे, वैसे यहां पे भी एक स्टैंडर्ड है। अब ये स्टैंडर्ड किसे आपको मालूम होना चाहिए, .com फॉर कॉमर्शियल, इन फॉर इंडिया, शॉप फॉर शॉपिंग के लिए, है ना, ORG मतलब कोई संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन, फिर वही आगे आपका इन्फो मतलब कोई इंफॉर्मेशन वाली वेबसाइट है। तो आपका कंटेंट कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वैसे आप वेबसाइट लेते हैं। अब मान लो कोई संस्था है नॉन प्रॉफिट वाली, अब वो .com रख रही है, अच्छा कोई इसको डोनेट करने आने वाला है बट आपने .com रखा है, तो समझ जाएगा यार ये तो ऑलरेडी कॉमर्शियल वेबसाइट है, प्रॉफिटेबल है, तो मुझे प्रॉफिट क्यों दूं, मैं इसको डोनेट क्यों करूं। तो आपको ORG उसका नाम रखना चाहिए। .in है तो इंडिया के लिए,
है ना, ऐसे ढेर सारी चीजें होती हैं। तो ये आपको नाम ले लिया, आपने सिर्फ नाम लिया है, ये ऐसा ही globehost.com, like capscomtechnology.com, facebook.com। अच्छा यहां पे फेसबुक लिखिए, लेट्स सी कि जो नाम ऑलरेडी है क्या वो हमें मिलेंगे। तो जैसे हम यहां पे लिखते हैं, ये क्या बोल रहा है, facebook.com इज अनअवेलेबल, और तो और उन्होंने दूसरे सारे एक्सटेंशन इसको खरीद के रखा है। तो मतलब एक बार आपने अगर इसको क्या कर लिया, किसी ने बाई कर लिया, यू कांट बाई द डोमेन, सेम डोमेन। तो ये चीज है आपका। अब ये तो नाम ले लिया, अब कोई व्यक्ति अगर इस नाम को अपने यूआरएल में अगर लिखता है तो आपको उसको ऐसा कुछ पेज दिखाई देगा। अब ये पेज क्या है, सीएसएस, ये पेज क्या है, एचटीएमएल, और वो एक कोड है, और उस कोड को तुम्हें सर्वर में रखना है। सर्वर में कोड रखने के लिए कोड का साइज भी तो होगा, तो वो चाहिए हमें, उसे कहते हैं होस्टिंग। तो हमको बार बार करना पड़ेगा जितने बार हम वेबसाइट होस्ट करेंगे अपनी? नहीं, हाँ, जितने बार आप, ऐसा भी होता है, बहुत बहुत आजकल सर्वर आते हैं जहां पर आप एक होस्टिंग के अंदर 3-4 डोमेन क्या कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं, ऐसा भी है। बट उसमें क्या होगा, मान लो आपने 1000 MB का एक होस्टिंग खरीद ली और उसमें आप 4 डोमेन को होस्टिंग करना चाहते हैं, तो एक को कितने का साइज देंगे आप, 250 MB। नॉर्मली फिर लोग ऐसा नहीं करते, जब उनकी बड़ी बड़ी वेबसाइट होती है लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन, तो वो एक डोमेन को एक सर्वर पूरा देते हैं। फिर आज के डेट में क्लाउड कंप्यूटिंग भी है, तो वहां डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आता है, तो हम अलग अलग तरीके से उस चीज को होस्ट भी कर सकते हैं। जो ये शेयर्ड होस्टिंग वाली वेबसाइट होती है, इनमें क्या प्रॉब्लम है जरा देखिए। अब यहां होस्टिंग पे आएंगे, क्लाउड, ये क्लाउड वाली नहीं होती। अगर आप शेयर्ड वेब होस्टिंग में अगर आते हैं तो ये आपको क्या देता है, देखिए ये कहता है कि मैं आपको एक डोमेन को होस्ट करने दूंगा, फ्री डोमेन नहीं दूंगा, मतलब आपको खरीदना पड़ेगा, और साइज कितना दूंगा बोल रहा है, देखो 250 MB हार्ड डिस्क। इमेजिन करो आपने 10 फोटो रख दी 5-5 MB की, 50 MB तुम्हारी ये खत्म हो गया, फिर बचा 200, और तुमने एक वीडियो रख दी 200 उसकी क्या MB की, तो तुम्हारा होस्टिंग यहां पे खत्म होगी। अब तुम आगे जब कोड डालोगे ये एरर दिखाएगा। ये क्या दिखाएगा कि तुम्हारा जो हार्ड डिस्क का साइज है मेमोरी का फुल हो गया है, यू कांट होस्ट एनी मोर कोड। ये तो फोटो रिसाइज करके रखनी पड़ेगी, हाँ, एक लेवल तक। लेकिन जब अब बड़ी बड़ी वेबसाइट है जैसे फ्लिपकार्ट, फेसबुक, तो लोग कितने सारे अपने डीपी लगा रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, वगैरह वगैरह, दुनिया भर का वीडियो डाल रहे हैं, तो वहां पर तो क्या होना चाहिए, फिर साइज आपको बढ़ाना पड़ेगा, 2 GB लेना पड़ेगा, 5 GB लेना पड़ेगा, अनलिमिटेड लेना पड़ेगा। लेकिन अनलिमिटेड की भी डेफिनेशन यहां अलग है। अभी इन्होंने क्या बोला, होशियार कितनी है देखिए। अब ये आपको 1000 रुपए में कह रहे अनलिमिटेड हम आपको क्या देंगे, हार्ड डिस्क स्टोरेज देंगे 1000 रुपए में। अगर कोई 1000 रुपए में अनलिमिटेड मुझे दे ही रहा है, तो मैं कल को जो मेरा ये डेडिकेटेड सर्वर है, इनको मैं क्यों खरीदूं जिनकी कॉस्टिंग 12,000 रुपए पर मंथ है। यहां देख रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं, 1000 रुपए में मैं आपको 1 साल के लिए दे दूंगा, बोल रहा है अनलिमिटेड हार्ड डिस्क का स्टोरेज। तो फिर कोई बेवकूफ है क्या कि जो 12,000 रुपए पर मंथ में सिर्फ 8 GB या 1 TB हार्ड डिस्क को खरीदे। कोई तो फर्क होगा। फर्क किस चीज का, आज हम कहते हैं कि भाई हार्ड डिस्क में भी हम 1 TB डेटा रख सकते हैं और SSD में भी रख सकते हैं, दोनों सेम थोड़ा है, नहीं है, SSD फास्ट है। तो अगर आप हार्ड डिस्क में डेटा रखते हो तो डेटा एक्सेसिंग विल बी स्लो कंपैरिजन SSD। तो वही चीज यहां पर भी है, सिर्फ रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आना भी तो चाहिए फास्टली। तो ये देखिए, अब यहां पर देख रहे हैं, यहां पे ये बोल रहे हैं कि भाई 1 TB के लिए जहां पर आप 10 TB मंथली डेटा ट्रांसफर करेंगे, मतलब आप जब किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो जो भी आप डेटा कंज्यूम कर रहे हो दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। वो आपका डेटा है, मतलब आप किस बैंडविड्थ से डेटा ले रहे हो और दे रहे हो। तो कितना डेटा आपका ट्रांसफर हो रहा है वो यहां पे बता रहा है, और सिस्टम कितना पावरफुल होगा, 4 कोर होंगे बोल रहा है सर्वर में, मतलब सीपीयू इज वेरी, मतलब ग्राफिक्स वाला आपका हो गया ये। दूसरा 8 GB DDR3 रैम आपकी है, ठीक है, ये आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। अब जैसे मान लो कोई यूट्यूब वाली वेबसाइट है, अगर उसको मैं इसमें होस्ट कर दूं तो एक वीडियो को ना लोड होने में ही टाइम लग जाएगा। तो वहां पर फिर हमें ऐसे पावरफुल सिस्टम चाहिए। देखो मंथली कॉस्ट कितनी है, 12,000 रुपए पर मंथ। फिर इसी में आगे आते क्लाउड होस्टिंग। अच्छा, इनकी प्रॉब्लम क्या है, इमेजिन करिए आपने होस्टिंग ले ली, आपने जब से होस्टिंग ली तब से आपको चार्ज देना जरूरी है, चाहे आप काम करो या ना करो। इमेजिन करिए आपने 10 मंथ तक वेबसाइट बना ही नहीं पाई, तो आपको 1,20,000 पर मंथ का रेंट देना पड़ेगा, 12,000 रुपए पर मंथ का, चाहे आपका कोड होस्ट हो या ना हो। ये मंथ वाला है, ये मंथ वाला है, पर मंथ। और ये है ना आपका इस तरह से करके पर मंथ, तो साल का 1,20,000 रुपए हो गया। और घूम जाता है होस्टिंग का तो चार्ज। लेकिन क्या है कि कल को आपने कहा यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, मेरा सर्वर इतना तो ऑन ही नहीं रह रहा है। दूसरा ये भी है कि कल को आपके यूजर बहुत कम है, 10-12 ही है, और फिर भी आप ये कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम उसको दे रहे हैं,
तो आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा है, फिर भी आप ये जो है खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंसेस कर रहे हैं। अब होना क्या चाहिए, जितनी आपकी मेमोरी यूज हो रही हो, जितना डेटा एक्सेस हो रहा हो, उतने का ही आपको चार्ज पड़े। तो इसलिए आज लोग क्लाउड होस्टिंग को यूज करते हैं, है ना। तो ये वो चीज आपकी है, तो ऐसे हमें लेना पड़ता है। तो हमारे पास ये सिस्टम आ गया, देखो अभी ये ऑन नहीं हो रहा है। देन गो टू अपाची एंड स्टार्ट। तो आपने भी क्लाउड का लिया है? हमारा क्लाउड का है। तो जैसा आप यहां पे करेंगे, AWS हमारा है, जैसा आप यहां पे एंटर करेंगे, ये देखिए बोल रहा है कि भाई ये रन हो रहा है। अभी बोला भी इसको डैशबोर्ड नहीं मिल रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम है। बट मैं एक फोल्डर बना के वहां पे आया था PHP करके, तो लोकल होस्ट डैशबोर्ड में ऑटोमेटिक आपको लिखे जा रहा है, बट डैशबोर्ड इज नॉट माई फोल्डर। तो मेरा फोल्डर यहां पे जो है वो PHP। जैसा भी यहां पे एंटर करेंगे, अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है द डायरेक्टरी ऑफ योर प्रोजेक्ट और फाइल, इसका मतलब आपकी PHP रन हो रही है, आपका सर्वर इंस्टॉल हो गया है, जेम स्टार्ट हो गया है और PHP आपका रन हो रहा है। अब इसलिए फाइल कोई क्यों नहीं आ रही, तो बनाया ही नहीं है। सो वहाँ इसमें शीशा भी इसी के पेज में चलेगी अब। बस अब सब इसी के अंदर चलेगी। लाइट सर्वर नहीं चलेगी। हाँ, अब आप जब यहां आएंगे, अब देखिए मैं यहां PHP में जाके राइट क्लिक कर रहा हूं, नई फाइल बना रहा हूं, सेव कर रहा हूं, और मैं यहां पे लिख रहा हूं जैसे कि first.php, extension.php। समझ रहे, फाइल का नाम कुछ भी रखो। अब जितनी चीज तुमने पढ़ी है सब आप यहां पे लगा सकते हैं। तो मैंने यहां पे HTML को लोड कर दिया और सिंपल मैंने लिखा यहां पे दिस इज PHP फाइल, सेव करें। अब यहां जाके Ctrl+R करें, देखो आपको फाइल मिल गई। यहां पे चलाना कैसे है, लोकल होस्ट लिखना है, अपने फोल्डर का नाम लिखना है, आपको ऑटोमेटिक डायरेक्टरी मिल जाएगी। आगे नहीं भी मिलती है वो, फिर क्या रीजन होता है आगे बताऊंगा। जैसे आप first.php पे क्लिक करेंगे, दिस इज PHP फाइल, बट ये जो कोड है आपका वो PHP का नहीं है ये तो अभी HTML लिखा है आपने। अब PHP का कोड कैसे लिखेंगे, PHP का सिंटेक्स आना चाहिए। जैसे आपको अगर जावास्क्रिप्ट लिखनी है, यू विल राइट स्क्रिप्ट। अगर आपको जो है CSS लिखनी है, आप क्या करते हैं, उसका एनवायरनमेंट बनाते हैं, आप लिखेंगे यहां पे स्टाइल, ये तो करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे ना। अच्छा, इसके अंदर आप कैसे लिखेंगे, लाइक दिस document.write यूजिंग JS। आपने कहा मैं JS को यूज कर रहा हूं, तो आप देखेंगे दोनों चीज प्रिंट हो जाएंगी। बट PHP का क्या, अच्छा जावास्क्रिप्ट का भी एक रूल है कि भाई आप इसको बॉडी के यहां पे लिखें, हेड के अंदर लिखें और आउट ऑफ HTML लिखें, समथिंग कुछ आप रूल कह सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। बट PHP को आप कहीं भी लिख सकते हैं, PHP को आप कहीं भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहां पे लिखना चाहता हूं बॉडी के बाद। अब सबसे पहले मुझे ऐसे ही PHP का कुछ ना कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, PHP का कुछ ना कुछ मुझे एंड करना पड़ेगा, क्लोजिंग सिंटैक्स आपका होगा, उसके अंदर मुझे PHP का कोड लिखना पड़ेगा। इमेजिन करिए जब PHP की लैंग्वेज बनाई गई होगी, उसमें भी वही स्टैंडर्ड सोचा गया होगा जो और लैंग्वेज में है। तो आप यहां आएंगे, आपको सर वो क्या चीज है, एंगल ब्रैकेट, एंगल ब्रैकेट है, क्वेश्चन मार्क PHP चिपका के लिखना है, नीचे आना है क्वेश्चन मार्क एंगल ब्रैकेट, ये PHP का सिंटैक्स है। अब आप कहोगे सर ये क्या कर रहा है, ये PHP को स्टार्ट कर रहा है, PHP का स्टार्टिंग सिंटैक्स है, ये PHP का क्लोजिंग सिंटैक्स है, याद करना पड़ेगा। तो सर बाहर वैसे फोल्डर बना के भी तो कर सकते हैं ना। बाहर फोल्डर मतलब जैसे CSS का वो एक्सटर्नल, वो भी आएगा, वो भी सेम चीज है, ये भी अभी वो भी आएगी। अब जैसे यहां पर आप कुछ रन करना चाहते हैं, इधर पे कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप वही बात है कि भाई यहां document.write था, तो यहां भी ऐसा ही कुछ ना कुछ होगा। सिंपल सी बात है, क्या होगा कहो, दैट इज इको। और यहां आप ऐसे पैरेंथेसिस लगाते हैं, जैसे इतने के बराबर क्या आ गया, इको। अब बचा ये, तो ये पूरा उठा लो यहां से। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में ये जो सेमीकोलन होता है ये ऑप्शनल होता है, बट यहां वो मैंडेटरी होता है, लाइक सी लैंग्वेज यहां मैंडेटरी है। आप जब इसको रिफ्रेश करेंगे, यू विल सी यूजिंग JS। अब आपने लिखा ही वही है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यूजिंग PHP। तो देखो आपको PHP रन कराना आ गया, PHP का कोड भी रन कराना आ गया, तो यूजिंग PHP ये आ गया। अब इसमें आप ये जो पैरेंथेसिस है ये हटा भी सकते हैं, यस, कंप्लीटली केस सेंसिटिव, ऐसे। तो ये आपका PHP रन हो गया। बस ऐसे हम PHP को रन कराते हैं। अब वही बात है कि भाई अगले चीज आपने जावास्क्रिप्ट में क्या सीखेगी, पहला सीखा आपने प्रिंट करना, दूसरा आपने सीखा भाई वेरिएबल कैसे बनाते हैं, पहले थोड़ा सा फैमिलियर होना है। तो आप एक नई फाइल बनाइए, इसको नाम दीजिए where.php, कुछ भी नाम दो .php। अब यहां पर आप नहीं चाहते कि भाई मैं PHP उसका सिंटेक्स लिखूं HTML का, तो यू कैन राइट डायरेक्टली लाइक दिस। अब यहां वेरिएबल कैसे बनाते, जावास्क्रिप्ट में क्या था, where x इक्वल टू 10 या where x एंड x इक्वल टू 10, और एक साथ दोनों तरीका। इन्होंने बोला भाई यहां पर आप where को हटा दो, जस्ट राइट $, तो क्या हुआ, ओनली $, $x,
समझ रहे, रटना नहीं है इसको, आपको डायरेक्ट वैल्यू देनी होती है यहाँ पे, लाइक दिस हो गया ये। तो ऐसे आप वेरिएबल बनाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आया, जहां जहां आपके वेरिएबल यूज होंगे उनके साथ डॉलर यूज होगा। सर $x के नीचे x इक्वल टू 10 नहीं दे सकते? नहीं, वो यहां नहीं है, यहां डायरेक्ट देना है, क्योंकि वहां पर आप पहले वेर एक्स करके डिक्लेयर करते हैं। अब यहां तो आपका डिक्लेरेशन कोई वर्ड ही नहीं है डिक्लेरेशन तो कोई वर्ड ही नहीं है, तो आपको इसको डायरेक्ट इनिशियलाइज करना है, लाइक पाइथन। पाइथन में क्या है, x इक्वल टू 10, वहां डॉलर भी नहीं है। अब आप यहां इको करिए $x, ये चलाइए। अब चलाएंगे कैसे, इतने की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा var.php। अच्छा, इसमें हर फोल्डर का नाम बाद में लिंक बना दोगे आप, बट अभी ऐसे ही चलाना 10। अब आपने कहा 10 क्या है, मैं सिंपल मैसेज कैसे प्रिंट करूं, तो दूसरा तरीका है कि भाई आप ऐसे प्रिंट कर लें। देखो मैं यहां पे एक काम करता हूं, यहां पे br यूज कर देता हूं। ये br मैंने इस PHP के बाहर यूज किया है, तो आई कैन राइट लाइक दिस। अगर अंदर लिखना चाहोगे तो आप ऐसे लिखोगे, यहां पे टैग को सेम जावास्क्रिप्ट की तरह डबल कॉमा के अंदर ऐसे br, तो आप या HR लिख देता हूं, तो आप पाएंगे कि आ गया। अब क्या है कि आप यहां पर चाहते हैं कि 10 को मैं डिफाइन करूं, 10 क्या है, तो आपने बोला यहां पे इको वैल्यू ऑफ x। अब वहां पे क्या है, जावास्क्रिप्ट में कॉन्केट ऑपरेटर प्लस है, यहां डॉट है एंड $x, और देन यू कैन यूज ऑल्सो HR सेपरेशन के लिए। अभी फिलहाल वैल्यू ऑफ x 10, और इक्वल टू अगर दिखाना चाहते हैं तो मतलब आप डबल कॉमा के अंदर जो लिखें वो चीज आएगी, वैल्यू ऑफ x 10 ऐसे। सही है। अब आपने कहा यार डॉट डॉट, तो हमने वहां पे बैकटिक के थ्रू क्या कर दिया था, रिजॉल्व कर दिया था वो प्रॉब्लम को। अब यहां क्या तरीका है, PHP कहता है कि अगर आप वेरिएबल को प्रिंट करना चाहते हैं, ओनली वेरिएबल, यू कैन राइट लाइक दिस। ये भी एक तरीका है, बोल रहा है, मतलब आपको बाहर लिखने की जरूरत नहीं है डॉट के साथ, आप अंदर ऐसे भी लिख सकते हैं, बट मेक श्योर करना कि बाहर डबल कॉमा होना चाहिए, सिंगल कॉमा नहीं काम करेगा। यहां आप सिंगल कॉमा भी यूज कर सकते थे, देखो ये अभी कर लेगा काम, लेकिन यहां पर आपका जो है वो डबल कॉमा ही होना चाहिए। तो जब अंदर लिखेंगे उसको, अंदर लिखेंगे। अगर आप इसको सिंगल कॉमा में लिखते हैं लाइक दिस, क्या आता है वो भी देखें, जैसा आप ये लिख रहे हैं यहां पे। तो मतलब आप जब वेरिएबल को, ये जो कोट्स हैं, अगर उनके अंदर रखते हो तो मेक श्योर करना है कि बाहर क्या होना चाहिए, डबल कोट ही होना चाहिए, सिंगल कोट के साथ वो प्रिंट नहीं होता। लाइक दिस वैल्यू ऑफ x 10, इस तरह से। ये आई बात समझ में। पहला काम क्या था, इंस्टॉल जैम्प डाउनलोड, फिर उसको इंस्टॉल करो, वो चली जाएगा आपका सी में, सी में आपको जैम्प मिलेगा, जैम्प को आपको डबल क्लिक करके stdocs मिलेगा, stdocs के अंदर जाके आपको फोल्डर बनाना है, जो कि मैंने बना दिया PHP। उसके अंदर फाइल बनानी है, कोई भी आप फाइल बना दो नॉर्मल सी ऐसी। इसको रन कैसे कराना है, ब्राउजर में आना है आपको, यहां लिखना है ऐसे लोकल होस्ट। जब आप लोकल होस्ट लिखोगे तो ये बाय डिफॉल्ट आपको डैशबोर्ड में लेके जाएगा। अब इसमें शायद डैशबोर्ड नहीं है तो इसलिए नॉट फाउंड बता रहा है, आपके में बाय डिफॉल्ट होगा तो वो डैशबोर्ड का कोड दिखा रहा होगा, वो डैशबोर्ड इन्होंने ऑलरेडी बना रखा है। बट आप बोलोगे सर डैशबोर्ड इज नॉट माई फोल्डर, तो मेरा फोल्डर तो आपने जो बनाया है वो होगा, तो आपने कहा भाई PHP है मेरा फोल्डर, तो लोकल होस्ट /PHP एंटर करेंगे, आपको ऐसी डायरेक्टरी दिखाई देगी। ये तब तक दिखाई देगी जब तक आप यहां पर किसी भी फाइल का नाम होम या इंडेक्स नहीं रखते। जैसे तुमने होम और इंडेक्स रखा, उसकी कहानी क्या अभी बताऊंगा आगे, तो आपका वो रन होने लग जाएगा, फिर आपको ये दिखाई नहीं देगा। तो अभी भूल जाओ इस बात को, सिंपल है, सोचो लोकल होस्ट लिखना है, फोल्डर का नाम लिखना है, उसके अंदर आपको अपनी फाइलें मिलेंगी, उनके नाम अभी यही देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब जिस फाइल को भी आपको चलाना है उस पर क्लिक करना है, फिर बैक आ सकते हैं, इसको चलाना है तो उस पर क्लिक कर दो। ये कोड कैसे लिखना है वो ये है, ये है। अभी पहला सिंटेक्स ऐसा है, फिर ऐसे आगे करोगे, ठीक है, आएगा फिर। ये है, सिंपल है ये। तो अभी आप पहले वही चीज करेंगे, फिर इसमें ऊपर लेकर आएंगे आपको, जैसे एक वेबसाइट बनानी है आपको।